बोर्ड दिख रहा है पूरा? देखो जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे ना, इससे आगे का पढ़ाता हूँ। जैसे L का मतलब होता है वहां पे कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। बताओ। देखो जो फैराडे लॉ था, फैराडे लॉ में क्या था, ईएमएफ इंड्यूस जो होता है वो होता है माइनस ऑफ एन डी फाई बाई डी टी। एन का बात तभी करते हैं जब नंबर ऑफ टर्न्स होता है, अगर नहीं होता है तो सीधा लिख देते हैं ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। एन होता है वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स। हेनरी ने क्या बोला, जो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस जो होता है वो कैसे लिखते हैं, डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू लिखते हैं बेसिकली एन डी फाई बाई डी टी इक्वल टू लिखते हैं एल इंटू आई। ये कहाँ से आता है, एल इंटू डी आई बाई डी टी। ये कहाँ से आता है तो ये समझ लो, स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ। जो टोटल फ्लक्स होता है ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जो टोटल फ्लक्स लिंक होता है किसी भी कॉइल से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है करंट। जो मैंने पूरा कहानी बताया था कि जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा करंट होता है। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा, एन डी फाई बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी। ये कैसे लिख रहे हैं, ये वाला लिखा जाता है जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट, तो वहां से आता है। एक मिनट रुको। तो देखो यहाँ पे जैसे ये वाला जो इक्वेशन है ये कहाँ से आता है, हेनरी लॉ जो बोलता है वो होता है एन फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो एन डी फाई बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एन नंबर ऑफ टर्म्स कांस्टेंट है, आई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी फाई बाई डी टी, यहाँ पे हो जाता है डी आई बाई डी टी, और इसको लिखते हैं तो ये आता है एन डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो जो कांस्टेंट आता है वो आता है एल। एल का नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन को एल से डिनोट करते हैं कोफिशिएंट उसका। ठीक है, तो एन डी फाई बाई डी टी हो जाता है एल डी आई बाई डी। उसके बाद अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें फर्स्ट और सेकंड, तो देखो एन डी फाई बाई डी टी यहाँ भी और यहाँ भी, ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, बनाम टाइम पे ज्वाइन करो, लेट क्यों हो जाते हो, ईएमएफ इंड्यूस 2 मिनट सही से देखो करें, ईएमएफ इंड्यूस कितना हो जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी। अब बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, तो बहुत इजी है, बस दोनों इक्वेशन को ध्यान रखना है। अब देखो इस L के बारे में हम लोग को ज्यादा बात करना होता है कि L को हम किस तरीके से वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। जिस तरीके से रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता था उसी तरीके से यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एक तो आता है इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि L का ऐसा यूनिट क्या होता है। L का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, क्योंकि हम टॉपिक ही पढ़ रहे हैं सेल्फ इंडक्शन, उसका कोफिशिएंट होता है L। जैसे R रेजिस्टेंस था, C था कैपेसिटेंस। डिनोट कैसे करते हैं, ऐसा कुछ होता है। उसके बाद L का ऐसा यूनिट देखो, यहां से लिखना है ना कॉपी में, ये तो पहले से लिखा होगा। ऐसा यूनिट क्या होगा, तो हेनरी लॉ होता है, तो इसलिए इसका ऐसा यूनिट होता है हेनरी, 1 हेनरी 2 हेनरी ऐसा। लेकिन अगर हम इस इक्वेशन से देखें L का यूनिट क्या होगा, देखो E होता है ईएमएफ इंड्यूस, dt इधर आएगा, तो ईएमएफ इंड्यूस को टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे आएगा करंट, तो ईएमएफ का यूनिट होता है वोल्टेज, वोल्टेज इनटू सेकंड अपॉन एम्पीयर। तो इसको लिखा जा सकता है वोल्ट सेकंड और नीचे आएगा, बहुत इजी है।
देखो इसका वोल्ट होता है, dt से मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्ट सेकंड और करंट का यूनिट होता है एम्पियर, तो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर इसका यूनिट होता है जिसका नाम होता है हेनरी। जैसे हम बोलते हैं ना न्यूटन को हम बोलते हैं केजी मीटर पर सेकंड ऐसा, उसी तरीके से वोल्ट सेकंड पर एम्पियर को हम बोलते हैं हेनरी को। ठीक है, ये ऐसा यूनिट होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका डायमेंशन, जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस हुआ है इसका अगर हमें डायमेंशन पता रहता है तो करंट का डायमेंशन एम्पियर होता है, टाइम के लिए तो टी होता है, तो एल का डायमेंशन भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। एल का डायमेंशन देखो किस तरीके से निकलेगा, ये जो वोल्ट है इसका हमें पहले जानना होगा, तो तुम लोग को चैप्टर 2 में बताया था V का डायमेंशन कैसे निकालते हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज। एक मिनट, V इक्वल्स टू V इक्वल्स टू होता है W अपॉन Q, तो वर्क डन का डायमेंशन निकालेंगे और नीचे चार्ज। तो ये पहले मैं बताया फिर भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ जिनको नहीं है समझ में। देखो वर्क डन का होता है ml² t - 2 और चार्ज का होता है at, तो क्या हो जाएगा ये ml² t - 3 a - 1। ये तो ईएमएफ इंड्यूस का होगा या वोल्टेज, दोनों एक जैसा है तो कोई दिक्कत नहीं होता है इसमें V या W का याद करने में। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसका याद करें कि करंट का क्या होगा और एम्पियर का क्या होगा, तो करंट और एम्पियर के लिए देखोगे अगर ध्यान से तो यहाँ पे ये तो हम लिखेंगे V की जगह, तो यहाँ होगा ml² t - 3 a - 1। अब देखो ये वोल्ट का लिखा है, सेकंड के लिए क्या लिखते हैं t लिखते हैं और एम्पियर के लिए a, तो यहाँ से होगा ml² t - 3 और 1 क्या हो जाएगा -2 a - 2, ये हो जाएगा हेनरी का डायमेंशन। इसको नोट कर लो, ये डायमेंशन याद भी रखना है। ml² t - 2 a - 2, ये वाला याद रखना है। जैसे मैं पहले जब चैप्टर पढ़ रहे थे रेजिस्टेंस, उसका भी डायमेंशन बताया था V = IR से, कैपेसिटेंस के समय भी बताया था और अभी इंडक्टेंस का भी बता दिया। तो एक जगह पे अगर लिखना चाहो तो देखो रेजिस्टेंस का क्या होता है ये लिख लेना, इसके बाद का बताता हूँ। अगर हम रेजिस्टेंस का देखें डायमेंशन, यूनिट सबको याद रहता है, यूनिट में दिक्कत नहीं होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम और कैपेसिटेंस का होता है फैराड। रेजिस्टेंस का अगर डायमेंशन देखें तो किससे लिखेंगे, तो V/I से लिखना होगा। रेजिस्टेंस का डायमेंशन लिखेंगे V/I से। V हमने निकाल रखा है ml² t - 3 a - 1 और नीचे I, तो a, तो क्या हो जाएगा ये ml² t - 3 a - 2, ये रेजिस्टेंस। ठीक है, पहले बताया हूँ लेकिन फिर भी यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ ताकि तुम्हें तीन ये होता है, एक रेजिस्टेंस, एक होता है इंडक्टेंस। देखो थोड़ा सा डिफरेंस है बस, यहाँ पे ml² t - 3 a - 2 है और जो L होता है उसका डायमेंशन होता है ml² t - 2 a - 2, थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखें। कैपेसिटेंस का कैसे निकालेंगे, तो C = Q/V, Q होता है A × T, I × T लिखोगे तो, और V हमने निकाल रखा है। तो अगर V का याद रहेगा तो तुम तीनों इजीली निकाल सकते हो। यहाँ से C का आ जाएगा Q = CV से, यहाँ से C का भी हम डायमेंशन निकाल सकते हैं और ये होगा m - 1 L - 2 और ये हो जाएगा 1 और ये T⁴ और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कैपेसिटेंस। तो इसको देख लो, हालांकि हमारे चैप्टर में बस ये पढ़ना है, अभी ये दोनों पहले से हम पढ़ चुके, लेकिन यहाँ पे बता रहा हूँ तो तीनों बता। ठीक है, ये वाले में कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। अगर कहीं पे आता है व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, तो कल जो मैं लिखवाया था
वो वाला पॉइंट को लिखोगे तो वही हो जाएगा सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला। जैसे बताया था ना, व्हेन करंट इन द कॉइल चेंज ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड चेंज एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड चेंज देयर इज ईएमएफ इंड्यूस। ऐसे करके हम लिख सकते हैं। सीधा होता है कि करंट के चेंज होने के कारण से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण से फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स के चेंज होने के कारण से इंड्यूस ईएमएफ आता है या फिर एक नया करंट इंड्यूस होता है। तो जो एल है इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, इसका प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए ये देखो। जैसे मैं बोलता था रेजिस्टेंस का काम होता है अपोज द फ्लो ऑफ करंट। मान लो ये कंडक्टर है और इससे करंट फ्लो होता है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस प्रोवाइडेड इन द फ्लो ऑफ करंट, या फिर इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में जो हिंड्रेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को। अगर हम कैपेसिटेंस का ध्यान रखेंगे तो कैपेसिटेंस या कैपेसिटर का काम होता है टू स्टोर चार्ज, इसको स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है। उसी तरीके से इंडक्टेंस का काम क्या होता है? यहाँ पे अगर कोई ऐसा पूछे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो इंडक्टेंस है एल, ये वाला, इसका काम होता है अपोज इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट को अपोज करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है और इसका काम क्या होता है? देखो, इंडक्टेंस का काम होता है टू अपोज इंड्यूस्ड करंट, करंट जो इंड्यूस हो रहा होगा उसको अपोज करेगा। इसलिए लास्ट क्लास में मैंने बताया था बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ क्या होता है? एक तो पहले से ईएमएफ और करंट था, एक और आ गया था करंट, किसके कारण से? करंट के चेंज होने के कारण से ये सारा काम हुआ। तो उसी तरीके से इसका नाम क्या लिख सकते हैं? अगर कोई पूछे इंडक्टेंस का काम क्या होता है तो सीधा लिखना है वहां पे अपोज इंड्यूस करंट, जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसको अपोज करने का काम करता है। ठीक है, और मैं इसी के नीचे ना दोनों पॉइंट और लिखवा दे रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे कि तीनों में अंतर क्या होता है। रेजिस्टेंस ऐसा कुछ दिखता है, इसका काम क्या होता है? टू अपोज फ्लो ऑफ करंट। वर्ड पे ध्यान देखो, फ्लो मतलब फ्लो होने में जो अपोज करे उसका नाम होता है रेजिस्टेंस, और इंडक्टेंस का मतलब होता है जो करंट जनरेट हो रहा होगा उसको अपोज करना। तो टू अपोज इंड्यूस करंट क्या है? इंडक्टेंस। टू अपोज फ्लो ऑफ करंट क्या है? रेजिस्टेंस। और कैपेसिटेंस का काम क्या होता है? कैपेसिटेंस का काम क्या होता है? टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटेंस का काम क्या होता है? टू स्टोर चार्ज। तो ये दोनों हम लोग पहले के चैप्टर में पढ़ के आए, यहाँ पे ये वाला पढ़ना होता है इंडक्टेंस का। तो बस इंडक्टेंस इंड्यूस वर्ड से रिलेटेड है, तो टू अपोज इंड्यूस करंट, या फिर हम सीधा लिख सकते हैं टू अपोज करंट इंड्यूस। ऐसे करके जैसे लिखना हो लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस पता है और कैपेसिटेंस भी पता है, इनको नोट करो। अब अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे इसमें हम देख रहे थे कि करंट के चेंज होने के कारण से ईएमएफ इंड्यूस होता था जब किसी कॉइल में करंट इंड्यूस हो, मतलब करंट का वैल्यू चेंज होता था। नेक्स्ट है इसी का, नोट करके लिख लेना, व्हेन करंट थ्रू द कॉइल, व्हेन करंट थ्रू द कॉइल इज कांस्टेंट। अभी वही टॉपिक चल रहा है, सेल्फ इंडक्शन वाला ही टॉपिक चल रहा है जो कल क्लास में स्टार्ट हुआ था, वही आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो लिखा हुआ है व्हेन करंट थ्रू द कॉइल इज कांस्टेंट। अगर करंट थ्रू द कॉइल क्या हो? कांस्टेंट। तब क्या होगा? जब कॉइल में करंट कांस्टेंट है तो देखो फिर से सर्किट बनाता हूं, मान लो ऐसा कुछ, यहाँ पे ये कॉइल ऐसा कुछ, इस कॉइल का जो कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस है अगर वो L है और यहाँ पे वोल्टेज V है और इससे जो करंट जा रहा है
वो कांस्टेंट करंट है। देखो बैटरी लगता है तो कांस्टेंट करंट ही होता है। यहाँ पे मैंने टॉपिक ही लिख दिया, व्हेन करंट थ्रू द कॉइल इज कांस्टेंट। अगर कॉइल में करंट कांस्टेंट होगा तो हम सीधा लिखेंगे फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, फ्लक्स लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा है फ्लक्स लिंकेज। इस वर्ड का मतलब क्या है? तो याद रखना है कि ये बुक्स वगैरह में यूज किया जाता है वर्ड, ठीक है। फ्लक्स लिंकेज इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका मतलब लिख सकते हैं टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स लिंकेज का मतलब क्या होता है? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। ये सब कुछ वर्ड है जो तुम्हें याद करना हो। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जब सेल्फ इंडक्शन में करंट थ्रू द कॉइल ही कांस्टेंट हो जाएगा तो जो फ्लक्स लिंकेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और वहां पे हम लिख सकते हैं टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे लिखते हैं? देखो N phi इज इक्वल्स टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखेंगे, और यहां से हो जाएगा N phi इज इक्वल्स टू Li, ठीक है। N phi इज इक्वल्स टू Li। ये ध्यान रखना है। अगर करंट कॉइल में बदल रहा होगा तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहाँ पे आता डी फाई बाई डी टी और यहाँ आता डी आई बाई डी टी। तो फिर ईएमएफ इंड्यूस होता जो हम लोग पहले से पढ़ चुके हुए हैं, E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। अगर करंट कांस्टेंट होगा तो डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, इससे आगे दोनों तरफ जीरो आ जाएगा। देखो अगर हम डी फाई बाई डी टी लिखेंगे और यहाँ डी आई बाई डी टी, तो करंट कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो। तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो जो फ्लक्स लिंकेज होता है, फ्लक्स लिंकेज वो याद रखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, और इसी फ्लक्स लिंकेज का नाम होता है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। ये वाले वर्ड से हम पहले से फैमिलियर हैं, ये वाला वर्ड हमारे लिए नया था। तो इस वर्ड को अब से हम लोग याद रखेंगे कि किसी भी कॉइल में जो फ्लक्स लिंक करता है, लिंकेज कहने का मतलब इस कॉइल में जो फ्लक्स लिंक करेगा वो क्या होगा? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। और वो किस पे डिपेंड करता है? करंट के वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो N phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और वहां से लिख सकते हैं N phi इज इक्वल्स टू Li, ठीक है। तो एक चीज और देखो, अगर यहाँ से हम L का यूनिट निकालेंगे तो पुराने वाले से अलग है लेकिन मतलब सेम होगा, ठीक है। जैसे N phi, N तो नंबर ऑफ टर्न्स होता है, phi क्या होता है? टेस्ला लिखते हैं या टेस्ला मीटर स्क्वायर लिखते हैं या फिर वेबर लिखते हैं, और नीचे क्या आ जाएगा? एम्पियर आ जाएगा। तो ये भी कहीं पे यूनिट मिले तो सोच के रखना है कि L का ही यूनिट होता है। और करके क्या लिख सकते हैं? देखो फ्लक्स का यूनिट एक और मैंने बताया था, फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। तो वेबर पर I करंट होता है तो एम्पियर। अब बोलोगे ये तीनों याद रखना होगा, तो बिल्कुल ये तीनों याद रखना होगा क्योंकि अलग अलग जगह से आ रहा है। तीनों का मतलब सेम होगा। अगर तुम डायमेंशन निकाल लोगे ना तो L का यहाँ से डायमेंशन या यहाँ से डायमेंशन या फिर जो पहले मैं बताया था उन तीनों से डायमेंशन सेम आएगा। तो लिखने का तरीका है, अगर हमने ईएमएफ इंड्यूस करके देखा तो वहां पे वोल्ट वाला वर्ड आएगा, और यहाँ पे क्या आता है? T मतलब टेस्ला मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर, या फिर हम लिख सकते हैं वेबर पर एम्पियर। तो इसको नोट करके लिख लो, और ये तीनों यूनिट याद रखना है। अगर कोई पूछे ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस तो हमें बोलना है हेनरी, ठीक है। लेकिन उसी का इक्विवेलेंट 3 है, जो पहले मैंने बताया वोल्ट सेकंड पर एम्पियर वो भी, यहाँ पे टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर ये भी, और ये भी वेबर पर एम्पियर, ये तीनों याद रखना। इसको लिखो। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक इसमें देखो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। इस वाले पॉइंट को ना याद रखना है कि सेल्फ इंडक्टेंस किसी सोलेनॉइड का कितना हो सकता है।
मतलब ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, अभी जो मैं डिराइव कराऊंगा, और डेरिवेशन तो छोटा है, याद होगा। नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड। किसी सोलेनॉइड सेल्फ इंडक्शन मतलब एल का फॉर्मूला क्या है? जैसे मान लो ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में मतलब बीच के अंदर में एक हम मटेरियल रखते हैं, जैसे याद होगा सोलेनॉइड को हम ऐसा बनाते थे, ऐसा कुछ, तो ये वाला और इसका मतलब दोनों लगभग सेम होता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। तो कभी कभी हमें सीधा सर्किट बनाता होता है तो हम सीधा लिखते हैं सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए सोलेनॉइड में फिगर ये बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या याद रखना है कि इस सोलेनॉइड का जो लेंथ होगा वो मान लेते हैं एल, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स को मान लेते हैं एल, ठीक है। और इसका ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, देखो ध्यान से, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, सोलेनॉइड अगर याद हो तुम्हें तो करंट कैरिंग कॉइल को इसके ऊपर लपेटते हैं, ठीक है, रैपिंग होता है इसके ऊपर। तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे वो क्या लेंगे, ए, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, ए। एल क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स, और लेंथ यहाँ पे क्या है, एल। एल इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। नंबर ऑफ टर्न्स एल है और एरिया ए। अब मान लो इस सोलेनॉइड से करंट फ्लो हो रहा है आई, इस सोलेनॉइड में करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई। तो हमें डिराइव करना है सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड। तो लिखो इसमें, कंसीडर अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल, कंसीडर अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल, consider a solenoid of length L having number of turns N and cross sectional area A। ये सब खुद से भी लिखना आना चाहिए कि एक सोलेनॉइड है जिसका लेंथ L है, नंबर ऑफ टर्न्स N है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A। कंसीडर अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L, नंबर ऑफ टर्न्स N and cross sectional area A having current I, having current I, करंट इसमें क्या फ्लो हो रहा है, I। तो अगर हम यहाँ पे लिखें टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, ठीक है, तो टोटल फ्लक्स किसके इक्वल होगा, एन बी ए के इक्वल। टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन बी। अब देखो नंबर ऑफ टर्न्स को हमने एन कंसीडर किया है तो एन तो एन ही रहेगा। सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो याद करो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता था B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। यहाँ पे n जो होता है ये स्मॉल n, म्यू नॉट n, और करंट इसमें कैपिटल आई कर दे रहा हूँ यहाँ पे, तो म्यू नॉट एन आई, ठीक है। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड याद रखना है B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई होता है। यहाँ पे जो n होता है ये स्मॉल आई n होता है, और स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। स्मॉल n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और कैपिटल N का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स। तो देखो टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला होता है NBA, जहाँ पे N होता है नंबर ऑफ टर्न्स, B होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड is given by B equals to mu naught Ni, where small n is number of turns per unit length। और यहाँ पे एरिया को हम क्या लिखेंगे, एरिया को लिखेंगे A। चाहे तो उसको भी आगे हम बढ़ा के लिख सकते हैं, लेकिन जो टोटल फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, n इंटू म्यू नॉट Ni इंटू A। इसको लिखो। अब देखो यहाँ से अगर हम इसको लिखें, n को ऐसे रहने दो, म्यू नॉट, मैंने बताया था स्मॉल n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इनटू I क्या है करंट, और एरिया क्या है A। जो टोटल फ्लक्स होता है इसको हम ऐसे ही रहने दें, टोटल फ्लक्स। अब अगर हेनरी लॉ से देखें, हेनरी ने जो बताया था वो क्या बताया था, n फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, देखो अभी लास्ट टॉपिक बताया था n फाई किसके इक्वल होता है, L इंटू I। यहाँ पे L होता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर सेल्फ इंडक्शन, I होता है करंट, ये इसके इक्वल होगा, I से यहाँ से I कट दो, L किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट n स्क्वायर A अपॉन L। L किसके इक्वल आ गया, ये L क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर इंडक्शन, किसके इक्वल आएगा, म्यू नॉट परमिएबिलिटी वाला, n इज नंबर ऑफ टर्न्स इसका होल स्क्वायर, A क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, और स्मॉल l क्या होता है, स्मॉल l इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड।
स्मॉल एल क्या होता है, लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। तो इसको हम याद रख सकते हैं इस फॉर्मूले में, और इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है। इस क्वेश्चन को जो मैं बताऊंगा वो इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड, या फिर सीधा टॉपिक बोलता है सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड कितना होगा, मतलब एल पूछा गया है वहां पे, और सोलेनॉइड के टर्म में एल ऑलवेज यही आता है, म्यू नॉट इनटू एन स्क्वायर इनटू ए अपॉन एल। फॉर ये जो सोलेनॉइड का डेरिवेशन हुआ है, म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये जो फॉर्मूला आया है ये किसके लिए, फॉर फ्री स्पेस, मतलब इस सोलेनॉइड के अंदर जो है, जैसे मान लो ये सिलिंड्रिकल है और इसके ऊपर हमने क्या किया था, वायर्स का रैपिंग किया था, तो फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। अब जैसे ही मान लो इस सिलेंडर के अंदर हम एक सॉफ्ट आयरन कोर को डाल दें, तो क्या हो गया, ये सोलेनॉइड किसी मीडियम के साथ, अगर फ्री स्पेस होगा तो ये होगा फॉर्मूला फॉर अ गिवन मीडियम, फॉर अ गिवन मीडियम, किसी मीडियम में एल का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यू आर से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, और उस म्यू आर का वैल्यू क्वेश्चन में मिलेगा फॉर अ गिवन मीडियम ऑफ परमिएबिलिटी, फॉर अ गिवन मीडियम ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी, ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर। कोई अगर मीडियम है तो वहां पे रिलेटिव परमिएबिलिटी देगा, तो हमें क्या करना होगा, म्यू नॉट को म्यू नॉट इनटू म्यू आर करना होगा, ठीक है, और उससे आ जाएगा, यहाँ पे जो बाकी है उसको ऐड किया जाएगा। तो ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को 2 टाइम्स इंक्रीज कर दें तो इंडक्टेंस पे क्या होगा, तो 2 का होल स्क्वायर 4 होगा, तो इंडक्टेंस 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो इस फॉर्मूले को याद रखना अच्छे से, और हर एक पॉइंट का मतलब समझना। ऐसे तो मैं लिखवा दिया हूँ, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स, ए होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये होता है लेंथ, और करंट जो इसमें फ्लो होता है वो होता है आई। तो इसको लिखना, एक बार बताना सभी लोग, स्क्रीन दिख रहा है अच्छे से, इसको लिखो पहले, यहाँ तक दिख रहा है कि अभी लिखने में भी दिक्कत हो रहा होगा, फिर कितने लोग को स्क्रीन दिख रहा है अच्छे से, अब ठीक हो गया होगा। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना। अब इस पे मैं 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ जो सिर्फ इसी फॉर्मूले, या फिर जो हम सेल्फ इंडक्शन पढ़े। देखो इस चैप्टर में ना बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, अभी मैं 2 टॉपिक और पढ़ाऊंगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब जितने भी चैप्टर में बहुत छोटे छोटे आते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ा, लेकिन जितना भी टॉपिक है ना सारा कंसेप्चुअल, मतलब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होगा, तब जाके इस टॉपिक पे पकड़ बनता है। बाकी जिसमें बहुत ज्यादा टॉपिक है उसमें टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछ लेना, जिसमें टॉपिक्स कम है उस चैप्टर में क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स वगैरह या कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो मैं पहले ही बोला प्रीवियस ईयर को अच्छे से करना है। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन है the current in the solenoid, the current in the solenoid of 240 tons having a length of 12 centimeter and a radius of
at the radius of 2 centimeter change at the rate of 0.8 ampere per second. 0.8 ampere per second. Find EMF induced in the coil. Find EMF induced in the coil. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया गया। देखो क्वेश्चन में बोला है द करंट इन द सोलेनॉइड ऑफ 240 टन, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स कितना यहाँ पे दिया गया 240, हैविंग अ लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ कितना दिया गया 12 सेंटीमीटर दिया गया है, और रेडियस जो दिया गया है वो दिया गया है 2 सेंटीमीटर, चेंज एट द रेट ऑफ 0.8 एम्पियर पर सेकेंड। मतलब समझो द करंट इन द सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड में जो करंट है उसके बाद अलग अलग चीज लिखा हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स 240, लेंथ 12 और रेडियस 2, चेंज एट द रेट ऑफ 0.8 एम्पियर पर सेकेंड, और हमें बताना है ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा। तो देखो क्या क्या दिया गया है, इसको पहले समझना है। मतलब ऐसा समझो कि यहाँ पे इस लाइन के बाद द करंट इन द सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, मतलब द करंट इन द सोलेनॉइड, इसके बाद ये पॉइंट है एट द रेट चेंज एट द रेट ऑफ 0.8 एम्पियर पर सेकेंड। मतलब क्वेश्चन में दिया गया है डी बाई डी टी 0.8 एम्पियर पर सेकेंड, ये दिया गया। नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया गया है 240, हैविंग द लेंथ 12 सेंटीमीटर, लेंथ कितना किसका होता है सोलेनॉइड का, और रेडियस दिया गया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें पूछा क्या क्या गया है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी दिखेगा, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो सीखने के लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मतलब कैसे हम थ्योरी को क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं उसके लिए। तो वैल्यू दिया गया है डी आई बाई डी टी, ये क्या दिया गया है चेंज एट द रेट ऑफ 0.8 एम्पियर पर सेकेंड। तो 0.8 एम्पियर अपॉन सेकेंड का मतलब यही होता है, डी आई बाई डी टी दिया गया है। नंबर ऑफ टर्न्स 240, लेंथ दिया गया 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम है इसको चेंज कर दो मीटर में, रेडियस को भी चेंज कर लेते हैं 2 × 10⁻⁻2 मीटर। अब यहाँ पे अगर हम लेंथ लिखना चाहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जो कैपिटल एल है, अगर हम वो लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। कॉपी में देखो यही फॉर्मूला होगा। सेल्फ इंडक्शन के कोफिशिएंट को अगर हम लिखना चाहेंगे तो म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू ए अपॉन एल, नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर इंटू एरिया इंटू म्यू नॉट अपॉन एल। अब कुछ लोग तो म्यू नॉट का वैल्यू भूल चुके होंगे, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, याद रखना है। नंबर ऑफ टर्न्स 240 का स्क्वायर करना होगा, और ये नंबर ऑफ टर्न्स ऐसा यूनिट नहीं होता है एक तरह, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता है, नंबर ऑफ टर्न्स वैल्यू बता रहा है, इसका स्क्वायर एरिया। अब देखो सोलेनॉइड का जो एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कैसा होता है सर्कुलर, और उस सर्कल का रेडियस दिया गया है। यहाँ पे क्या करना होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितना है 2 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर, तो पाई इंटू आर का स्क्वायर 4 × 10⁻⁻4 हो जाएगा। इन सब के नीचे ये सारा हो गया। लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड कितना है 12 × 10⁻⁻2। इन सबको सॉल्व करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन आएगा, इसका वैल्यू होता है L। उसके बाद क्या करना होगा, इसको सॉल्व करने पे कुछ ना कुछ आएगा वैल्यू, वो होगा। उसके बाद क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड ईएमएफ इंड्यूस। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो किसके इक्वल होता है L di बाई dt के इक्वल होता है, L di बाई dt के इक्वल होता है। तो L हम लोग निकालेंगे यहाँ से, और di बाई dt पता है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इन सब को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है वो आता है 6 × 10⁻⁻4 वोल्ट। इन सब को मल्टीप्लाई करने पे इसका आंसर लिखना होगा ईएमएफ इंड्यूस का। ये मल्टीप्लाई करके लिख लेना खुद से। ऐसे देखो क्या होगा, 4 से 3 होगा, 3 से यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व करना होगा, और उसके बाद L di/dt से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 6 × 10⁻⁻4 वोल्ट।
इसको नोट करो। कोई फोटो भेज दो भाई। अच्छा यार स्क्रीन रिकॉर्डिंग रोकना होगा, रुको 1 मिनट। रुको 1 मिनट। वो पहले का है, वो पहले का। इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेना, इसका L का जो वैल्यू आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा। जब फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक कंप्लीट हो जाएगा, जैसे छठा चैप्टर चल जाएगी, 7th और 8th कंप्लीट करा दूंगा। 7th में थोड़ा समय भी लगता है, 8th चैप्टर 1 दिन का है, ठीक है, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो फिर मैं रिवीजन करा दूंगा एक बार सारा, पहला चैप्टर से लेके 8 तक, और उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा। रिवीजन में मैक्सिमम 5 से 6 दिन लगेगा सारे का रिवीजन कराने। तो इसको लिख लिए होगे सभी कोई? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। A soft iron core is introduced in a conductor, in a inductor, conductor नहीं है। A soft iron core is induced in a inductor। अब देखो बहुत सारा ऐसा वर्ड है ना जिसका मतलब सोलेनॉइड ऐसा समझना है। अगर कोई इंडक्टेंस बोले चाहे इंडक्टर बोले, इन सब का मतलब स्मॉल फॉर्मेट में देखोगे जो तुम लोग के लेवल पे पढ़ रहे, सब का मतलब सोलेनॉइड है। ऐसे भी समझ सकते हो, सॉफ्ट आयरन कोर को हम कहाँ पे डालते थे? सोलेनॉइड के अंदर डालते थे। जैसे मान लो ये सोलेनॉइड है तो इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर को डाल देते थे। A soft iron core is introduced in an inductor. What is the effect of self-inductance? What is the effect of self-inductance of the inductor? मतलब सेल्फ इंडक्टेंस के साथ क्या होगा जब हम सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर को डाल देंगे। मतलब सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगा या घटेगा ये बताना है। क्या होना चाहिए आंसर इसका? बताओ सभी कोई सॉलिड बढ़ेगा, ठीक है। कभी भी सॉफ्ट आयरन कोर को हम कहीं पे डालते हैं तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड कितने मतलब उससे बढ़ता है तो सीधा याद रखना है, सॉफ्ट आयरन कोर का मतलब होता है मीडियम को इंट्रोड्यूस कराना। इट मींस इंट्रोड्यूसिंग अ मीडियम इन फ्री स्पेस या वैक्यूम में, दोनों का मतलब सेम होता है। फ्री स्पेस और वैक्यूम दोनों का मतलब सेम होता है।
उस वैक्यूम या फ्री स्पेस में हम किसी मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दें, मतलब क्या होगा, एक सोलेनॉइड था ऐसा कुछ रखा हुआ, ठीक है, और इसमें वायर्स वगैरह थे ऐसे, इसमें करंट एंटर कर रहा था, ऐसा जा रहा था, समझो ये सारा कहानी हो रहा था ऐसा। अब इस सोलेनॉइड के अंदर मैंने बताया था सोलेनॉइड को ही इंडक्टर समझना है। इंडक्टर होता है एक मटेरियल जिसका काम होता है सोलेनॉइड की तरह या इंडक्टेंस वाला काम करता है। और इंडक्टेंस का काम क्या होता है, अपोज करना किसको, करंट के जनरेशन को या करंट इंड्यूस को अपोज करना। सॉफ्ट आयरन कोर को रखा गया, मतलब मान लीजिए सॉफ्ट आयरन कोर को इसके अंदर डाला गया, तो ये जो सॉफ्ट आयरन कोर होगा ना, इसका कुछ रिलेटिव परमिएबिलिटी होगा। जैसे चैप्टर फर्स्ट में हम पढ़ते थे ना, किसी मीडियम को लाके रख देते थे तो एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई करते थे। याद होगा ये वाला फॉर्मूला, अगर रिवाइज वगैरह अभी कर रहे होंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर रखते थे। अगर कोई मीडियम आ जाता था तो यहाँ पे ER से मल्टीप्लाई कर देते थे, या फिर K से। K का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी और इसका मतलब उसी तरीके से मैग्नेट वाले चैप्टर में म्यू नॉट को म्यू आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो म्यू मीडियम निकल के आ जाता है। किसी भी मीडियम का रिलेटिव परमिएबिलिटी कैसे लिखा जाता है, म्यू नॉट को म्यू आर से मल्टीप्लाई कर दो। म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू आर होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो बताओ सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला। पहले जब सॉफ्ट आयरन कोर नहीं था तो फॉर्मूला होता म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। जब सेल्फ इंडक्टेंस रख दिया गया है, सॉफ्ट आयरन कोर को ला दिया गया है, तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट को म्यू आर से मल्टीप्लाई करना होगा, और म्यू आर का वैल्यू ऑलवेज 1 से ज्यादा होता है। म्यू आर का वैल्यू ऑलवेज 1 से ज्यादा होता है। सॉफ्ट आयरन केस के केस में 500 या 600 होता है, 500 या 600 होता है म्यू आर का वैल्यू। तो न्यू इंडक्टेंस आ गया म्यू नॉट इंटू म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल। तो इससे तो ज्यादा होगी, तो सीधा आंसर इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ये याद रखना और एक्सप्लेनेशन में समझा दी। ठीक है, अभी लिख लो इसको। लास्ट में म्यू आर लिखा हुआ है, म्यू आर ग्रेटर देन 1। ये है म्यू आर ग्रेटर देन 1, ऑलवेज होता है, तभी मीडियम का लाने का फायदा होता है। इस सॉफ्ट आयरन कोर को लाने से क्या क्या बदलता है, देख याद रखना, पुराना टॉपिक है ये। जब हम सोलेनॉइड पढ़े थे उसी समय लगाया था, बताया था कि सोलेनॉइड में जब हम सॉफ्ट आयरन कोर को इंट्रोड्यूस करते हैं तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है ड्यू टू सॉफ्ट आयरन कोर, क्योंकि इसका परमिएबिलिटी हाई होता है और ये ऐसा मटेरियल है जो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो कहीं पे भी ऐसा हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट को बढ़ाना है तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर सोलेनॉइड को डाल देना, तो सॉफ्ट आयरन कोर को इंसर्ट करना रहता है, ये चीज ध्यान रखना है। अब देखो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस। जैसे हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, वैसे ही हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो वो दोनों टॉपिक बहुत डेप्थ में पढ़ना है, मतलब उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। करंट का भी वैल्यू बताना, करंट डिवीजन रूल भी हमने पढ़ा था, ऐसे ही चार्ज कैसे कैसे डिवाइड होता था वो भी पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे उतना ज्यादा नहीं करना, यहाँ पे बस हमें ये ध्यान रखना है कि कॉम्बिनेशन दो तरीके के होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस था, वैसे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस था, वैसे ही हमारा टॉपिक आ चुका है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल, और तीसरा होता है मिक्स। ठीक है, इंडक्टेंस को डिनोट कैसे करते थे, ऐसा।
ये ए मान लो और ये वाला, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होता है, एल। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस आर लिखते थे ना, वैसे यहाँ पे लिखेंगे एल। सीरीज का मतलब क्या है समझ लो, यहीं पे एक इंडक्टेंस के साथ दूसरा भी लगा, इसका नाम मान लो L1 और इसका नाम मान लो L2। ठीक है, तो सीरीज वाले में जैसे रेजिस्टेंस में क्या होता था, दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगा होता था, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू लिखते थे R1 प्लस R2। वैसे यहाँ पे जो सीरीज में लिखेंगे या फिर इक्विवेलेंट इंडक्टेंस जो लिखेंगे वो आएगा L1 प्लस L2। ठीक है, सीरीज को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो जैसे रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई किए थे वैसे इंडक्टेंस को भी आइडेंटिफाई करेंगे और L1 प्लस L2 करते हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिंपल है, बस हमें जैसे रेजिस्टेंस के साथ हुआ था वैसे ही इंडक्टेंस के साथ करना है। वहां पे ओम में आता था 2 ओम 3 ओम 4 ओम, यहाँ पे हेनरी में आएगा 5 हेनरी 2 हेनरी, ऐसा कुछ आएगा। पैरेलल में देखो क्या होगा, ये ऐसा इंडक्टेंस एक, दूसरा ऐसा। ठीक है, इसको मान लो L1, इसको मान लो L2, तो पैरेलल में क्या होता है 1/L इक्विवेलेंट होगा 1/L1 प्लस 1/L2। और भी होते तो ऐसा और भी बढ़ाते जाते, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसके लिए तो मैं पहले भी बोला था, अगर दो ऐसा होता है तो हम लोग L इक्विवेलेंट का सीधा फॉर्मूला याद रख सकते हैं। L इक्विवेलेंट क्या होगा, L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। इसे सॉल्व करने में आसानी रहता है। ठीक है, सीरीज के लिए क्या होता है L1 प्लस L2, और भी होते तो और भी ऐड होते, पैरेलल में ये होता है। आइडेंटिफाई करने का तरीका वही पुराना रेजिस्टेंस वाला, उसी तरीके से आइडेंटिफाई, उसी तरीके से सॉल्व, बस नाम चेंज है, काम वही पुराना है। मिक्स्ड कहने का मतलब होता है दोनों साथ में आ जाए। दोनों साथ में क्वेश्चन में ही देख सकते हैं, जो सीरीज में होगा उसको सीरीज के साथ करेंगे, जो पैरेलल में होगा उसको पैरेलल के साथ करेंगे। ये कैसे आया ये हम लोग को नहीं पढ़ना है, कहाँ से ये फॉर्मूला है ये नहीं पढ़ना है, बस हमें ये जानना होता है। और ये भी इसीलिए बताया जाता है क्योंकि हम सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस में कर चुके हुए, कैपेसिटेंस में, तो थोड़ा सा ये भी पढ़ सकते, तो इसको नोट कर लो। हालांकि ये बोर्ड के हिसाब से थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट, मतलब और जो टॉपिक है उससे थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट, तो इसको नोट करो। फिर मिक्स्ड पे क्वेश्चन करा दो। क्या हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस लिखा तो हूँ ऊपर, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस। नहीं दिख रहा है अभी, ठीक है ऊपर का। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसा आता है, ये वाला लिख लिया सभी कोई। अब देखो इसमें क्वेश्चन ना बहुत इजी है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, पुराना ऐसे भी हम लोग पढ़े हुए किस तरीके से सॉल्व करना होता है। जैसे देखो क्वेश्चन है, ये 3 हेनरी है और ये 7 हेनरी है। ऐसे अगर हम यूनिट वाइज देखें तो मैक्सिमम केस में हेनरी के जगह मिली हेनरी होता है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मिली हेनरी। ठीक है, मिली का मतलब सबको पता है, ये क्वेश्चन फर्स्ट है। मिली का मतलब 10 का पावर -3। दूसरा क्वेश्चन है,
पॉइंट है, ये वाला ए पॉइंट। क्वेश्चन लिख सकते हैं वैसे, फाइंड इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। पहले का आंसर क्या होगा बताओ? नीचे दिख नहीं रहा होगा। पहले का आंसर क्या होगा बताओ? दोनों सीरीज में है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? L इक्विवेलेंट जो लिखेंगे वो होगा L1 प्लस L2, कितना हो जाएगा? 3 मिली हेनरी प्लस 7 मिली हेनरी, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 मिली हेनरी। और 10 मिली का मतलब होता है -3, तो ऐसे करके लिख सकते हैं L इक्विवेलेंट। इस वाले में देखो दोनों पैरेलल में है तो L इक्विवेलेंट कैसे होगा? L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। यहाँ से सॉल्व करते हैं, 6 और 3 है तो 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 18 अपॉन 6 प्लस 3 9, तो 2 हेनरी आ जाएगा यहाँ से। हो गया, ये दोनों लिख लिए। थर्ड क्वेश्चन देखो, अब ये जो थर्ड एग्जांपल है ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का है, तो अगर कभी मिक्स कॉम्बिनेशन वैसे पूछता नहीं है कभी क्या होता है, बस उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। ये दोनों 0.5 हेनरी, ये वाला 0.25 हेनरी है, ये वाला 0.5, ये वाला 0.5 और ये वाला है 0.5 हेनरी। तो L इक्विवेलेंट बताना है। पहला है 0.21 हेनरी, पहला है 0.25 और बाकी है 0.5 हेनरी। तो इसमें देखोगे तो ये दोनों तो सीरीज में, ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो इस वाले लाइन को ऐसे रहने देंगे, इन दोनों का क्या होगा? तो दोनों जब सेम होते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करके देख लेना, L1 इंटू L2 अपॉन L1 प्लस L2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.25 और सीधा याद रख सकते हैं जब दोनों सेम होता है तो 2 से डिवाइड देंगे, अगर 3 लगा होता तो 3 से डिवाइड करते हैं। 0.25 यहाँ पे क्या आएगा? 0.5 का डिवाइड करोगे 2 से तो 0.25 और थर्ड वाला आ जाएगा 0.5। अब ये तीनों आपस में क्या हो गया? सीरीज में। तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट आता है वो कितना आता है? तीनों को ऐड कर देंगे, 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.5, ऐड करने पर आंसर आ जाएगा 1 हेनरी इक्विवेलेंट। तो ये वाला टॉपिक बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी इस पे नहीं पूछता है, बस हमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये ध्यान रखना कि कैसा भी क्वेश्चन आए हमें क्या करना है, वहां पे रेजिस्टेंस के तरह करके सॉल्व करके आंसर जो आएगा उसको लिख देना है। ये कभी सोचना ही नहीं कि इंडक्टेंस का क्वेश्चन है, अगर आया तो ऐसे आने का चांस कम है। तो इसको नोट कर लो, फिर इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और टेस्ट के लिए सभी लोग प्रिपेयर करते रहे, 2 तारीख को टेस्ट होगा और संडे को क्लास होगा। हाँ
ऐसे सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए, ज़्यादा पढ़ा लो, इसलिए कभी कभी छुट्टी हो जाता है। तो 2 तारीख को टेस्ट होगा और संडे को क्लास हो जाएगी।